मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लास विथ अनिल वर्मा सर। स्टूडेंट्स, हमारा आज क्लास 12th का चैप्टर 6 बायोलॉजी में चैप्टर 6 स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागत का आणविक आधार। यानी वंशागत में कौन से अणु हैं जो वंशागति बनाए रखते हैं। ठीक है, यानी वंशागत तो आपको पता ही, पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि वंशागत क्या होती है। माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में जाना। तो माता पिता के जो लक्षण होते हैं उनकी संतानों में कैसे जाते हैं, कौन ले जाता है, उन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है। उन्हीं के बारे में क्या, मैं सीधे सीधे फोकस कर देता हूँ। आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए। आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ होता है, बट सब जगह नहीं, सिर्फ वायरस में, लेकिन सारे वायरस में भी नहीं, क्योंकि वायरस के बारे में आपको जानकारी होगी तो याद होगा, आपको हमने पढ़ाया था कि वायरस बड़े विचित्र होते हैं। वो सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। दीज आर लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर। इनके पास सजीवता और निर्जीवता दोनों का गुण होता है। दूसरी बात यह है कि आपको जानना चाहिए कि किन वायरसेस में डीएनए होता है, किन वायरस में आरएनए। आपको बताया गया था कि आरएनए जिनमें पाया जाता है, जिन वायरस में, तो उसमें डीएनए नहीं प्रेजेंट होगा। अगर डीएनए प्रेजेंट है तो आरएनए नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये प्रेजेंट ही इसीलिए होते हैं उनकी वंशागत के लिए। मीन्स डीएनए, आप सीधे सीधे जानिए कि इस चैप्टर में हमें डीएनए के बारे में पढ़ना है। डीएनए ही होता है, डीएनए ही वंशागति बनाए रखता है, यानी कि डीएनए अणु ही वंशागत के लिए जिम्मेदार है। तो सवाल यह खड़ा हुआ कि जिन वायरस में आरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं, तो उनमें वंशागति कौन करता है? तो उनमें उनका वही आरएनए ही वंशागति करता है। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि कौन से ऐसे वायरस हैं जिनमें डीएनए होता है और कौन से ऐसे वायरस जिनमें आरएनए होता है। ठीक है, ये सब बातें भी आगे आती भी हैं। तो चलिए बताते हैं कि जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है उसमें मुख्य रूप से क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम पर ही जो है पाया जाता है डीएनए, यानी कि जो है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए अणु इस पर पाया जाता है। और अगर क्रोमोसोम की बात करें, बना किससे होता है, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। तो जब भी क्रोमोसोम की बात होगी तो समझ लीजिए उसमें मुख्य रूप से डीएनए की ही बात हो रही है। तो वो डीएनए बना होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं इन्हीं से बना होता है। जब भी क्रोमोसोम की बात होगी तो समझिए डीएनए की बात हो रही है एक तरह से। ठीक है, तो डीएनए जो है डीएनए की बात हो रही है, तो क्रोमोसोम में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं और एक साथ ये दोनों मिलकर क्रोमोसोम को बनाए रखते हैं। तो कैसे बनाए रखते हैं इसको अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें एक क्रोमोसोम की, ऐसे मानिए क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे ठीक है प्रेजेंट होता है डीएनए। और अगर इसको खोल कर देखा जाए कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह का बाहर दिखाई दे रहा है। इसको अगर खोल कर देखा जाए कुछ इस तरह बाहर दिखाई देगा। ये जो आप देख रहे हैं ये डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। और इसी में 4 प्रकार के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम ये बांधे रखता है, ये डीएनए बांधे रखता है उनको। ठीक है, तो वो कौन से प्रोटीन हैं? H2A, H2B, H3 और H4। इन्हीं को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं?
हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह से मान लिया ये है डीएनए है और कुछ इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन को बांधे रखता है। ठीक है, ये एक है, ये दूसरा वाला है, तीसरा वाला, चौथा वाला। ठीक है, तो मान लीजिए इसको H1, इसको कह दिया H2, इसको कह दिया H3, इसको कह दिया H4। ये है हिस्टोन प्रोटीन्स और ये जो है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, तो इस तरह से ये बांधे रखता है। तो ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब जो डीएनए होता है वो ही डीएनए ही होता है, डीएनए ही होता है अनुवांशिक पदार्थ। इसको सिद्ध किया जाएगा, इसके प्रमाण दिए जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जाने कि जो न्यूक्लिक अम्ल होती है उसकी खोज किसने किया था और कैसे हुई थी। ठीक, तो बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक फ्रीडरिच मिशर, फ्रीडरिच मिशर, मशहूर वैज्ञानिक फ्रीडरिच मिशर। फ्रीडरिच मिशर ने खोज किया था न्यूक्लिक अम्ल का। इसका न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, फ्रीडरिच मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया था। तो न्यूक्लिक अम्ल इसका तब नाम नहीं था, यह केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक। मान लिया यह जो है सेल है और सेल का ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसी में ये न्यूक्लियस में पाया जा रहा था एक है पदार्थ, इसमें जो पाया गया तब उसका नाम इन्होंने न्यूक्लिन रखा था। क्या नाम रखा था? न्यूक्लिन। किसने? फ्रीडरिच मिशर को। भले नाम नहीं दिया था इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल, उन्होंने उस वक्त न्यूक्लिन का नाम तो भले नहीं दिया न्यूक्लिक अम्ल, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि खोजकर्ता कोई और माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे खोजकर्ता कोई और? क्योंकि न्यूक्लिन ही न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये बात और है कि नाम बाद में इसका न्यूक्लिक अम्ल पड़ गया। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता या न्यूक्लिन के खोजकर्ता जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आप आंसर क्या देंगे? फ्रीडरिच मिशर स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? स्वीडन के वैज्ञानिक। ठीक है, फ्रीडरिच मिशर, इन्होंने खोज किया था न्यूक्लिक अम्ल का। चूँकि यह केंद्र में पाया जाता है इसलिए न्यूक्लिक के नाम पे इसका नाम न्यूक्लिन पड़ा था। ठीक है, फिर बाद में आए वैज्ञानिक अल्टमान, साइंटिस्ट अल्टमान। इन्होंने देखा कि इस न्यूक्लिन की प्रकृति जो थी वो अम्लीय थी। क्या थी? अम्लीय थी, यानी कि एसिडिक थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया न्यूक्लिक अम्ल। अब इसका नाम क्या पड़ गया? न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया था? जब यह पूछा जाएगा तो आंसर देंगे अल्टमान, और जब पूछा जाएगा खोज किसने किया था तो क्या आंसर देंगे? फ्रीडरिच मिशर। ठीक है, समझ गए ना बात को? अब बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार की। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है जो खोज हुआ न्यूक्लिक अम्ल का? क्या सिर्फ एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है कि दो प्रकार? तो पता चलता है कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं डीएनए और एक को कहते हैं आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपको कई बार बताया गया है, कई बार पढ़ाया गया, आप जानते भी होंगे। नहीं जानते तो सुनकर लिख लीजिएगा अपना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, अब न्यूक्लिक अम्ल में अगर हम चर्चा करें डीएनए की और आरएनए दोनों की, तो थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताते चलूँ और थोड़ा सा इनका इंट्रोड्यूस कर दूँ ताकि आपको आगे समझने में सुविधा हो। पहली बात तो डीएनए ही, मात्र डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, आरएनए नहीं। और यदि आरएनए कहीं करता है तो सिर्फ वायरस में, जिसका मैंने शुरू में चर्चा किया। ठीक है, तो डीएनए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सभी सजीवों में पाया जाता है। ठीक है,
जबकि आरएनए सब में पाया जाता है लेकिन अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता। ठीक है, तो और कुछ वायरस को छोड़कर डीएनए लगभग सभी वायरस में पाया जाता है। जैसे कुछ वायरस जैसे जिनमें ये नहीं पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता है, जैसे आपका HIV हुआ, TMB हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, इन सब में क्या पाया जाता है? आरएनए। इसी प्रकार से कुछ और हैं जिनमें आरएनए पाया जाता है और अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है, आए बात समझ में? और ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। लगभग वायरस में भी डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन कुछ वायरस को छोड़कर जिसमें डीएनए अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार से कुछ आप लोग भी अपने खोज कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, 1902 में सटन और बोवेली, दो साइंटिस्ट, कौन कौन? सटन और बोवेली, इन्होंने कहा कि अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, जो माता पिता संतानों में जाते हैं, वे लक्षण उनको ले जाने वाला होता है गुणसूत्र। कौन होता है? गुणसूत्र। ठीक है, सटन और बोवेली ने इस बात को बताया, जिसके लिए प्रमाण कुछ वैज्ञानिक अपने प्रयोग के आधार पर देंगे। जैसे ग्रिफिथ का प्रयोग, ग्रिफिथ के रूपांतरण का प्रयोग। तो पहला हम प्रयोग पढ़ेंगे ग्रिफिथ का। ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो निमोनिया के जो होते हैं, जो निमोनिया का बैक्टीरिया होता है, डिप्लोकोकस निमोनी, उस पर इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी को दो विभेद में, या यूँ कह लीजिए दो वेरिएंट में बांधा। वायलेंट स्ट्रेन पहला है और नॉन वायलेंट, ठीक है, दूसरा है। वायलेंट स्ट्रेन को हम एस स्ट्रेन भी कहेंगे और नॉन वायलेंट स्ट्रेन को हम आर स्ट्रेन कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो एस स्ट्रेन है, इसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है? स्मूथ होती है। ठीक है, इसकी जो भित्ति होती है वो क्या होती है? वो क्या होती है? स्मूथ होती है। इसलिए एस के नाम पर एस स्ट्रेन, जबकि इसकी क्या होती है? खुरदुरी होती है, रफ। देखिए रफ वॉल होती है इसकी, इसलिए इसको कहेंगे एस स्ट्रेन। ठीक है, सॉरी आर स्ट्रेन। दूसरी बात, इसमें जो आउटर लेयर होता है या आउटर एनवेलप होता है, जो सबसे इसका बाहरी आवरण होता है, वो क्या होता है? वो होता है बना होता है पॉलीसैकेराइड का। ठीक है, जबकि यह पॉलीसैकेराइड का इसका नहीं बना होता है। तीसरी बात, इससे निमोनिया होता है लेकिन इससे निमोनिया नहीं होता है। ऐसे दो वायलेंट में बांटकर उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी पर प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल जो है, तो देखते हैं क्या हुआ। इन्होंने एक बार एस स्ट्रेन को, ध्यान सुनिएगा, एक बार एस स्ट्रेन को माइस में यानी चूहे में क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, एक बार जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो चूहा क्या हो गया? डाई हो गया, मर गया। ठीक है, जब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया उसी चूहे, मतलब चूहे में, किसी चूहे में, तो क्या हुआ कि वह नहीं मरा। तो जरूर कुछ था एस स्ट्रेन में जिससे वो मर गया, और आर स्ट्रेन में ऐसा नहीं कुछ था जिससे वो बच गया। फिर उन्होंने क्या किया? हीट किल्ड यानी कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर एस स्ट्रेन को गर्म कर दिया। एस स्ट्रेन को गर्म कर दिया जिससे वो मर गए, जीवाणु मर गए। ठीक है, अब उसे हम कहेंगे हीट किल्ड स्ट्रेन या हीट किल्ड स्ट्रेन, जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया था। अब उसको चूहे में डाला गया तो चूहा नहीं मरा। ध्यान देंगे, चूहा नहीं मरा, चूहा नहीं मरा, ध्यान देंगे। और फिर जब हीट किल्ड स्ट्रेन एस स्ट्रेन को लिया और आर स्ट्रेन, दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, दोनों को एक में मिला दिया। दोनों को एक में मिलाने के बाद अब चूहे में जब इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया।
बहुत आश्चर्य हुआ कि जब हीट किल्ड एसिस्टेंट चूहे को जो है डाला गया था तो वो गर्म वाला डाला गया था तो नहीं मरा था, और गर्म वाला उसके साथ डाला जा रहा है जिससे नहीं मरना चाहिए, क्योंकि यह नुकसानदेह तो था नहीं, लेकिन यह गर्म था, यह भी मरा हुआ था, तो मरना तो नहीं चाहिए था लेकिन मर गया। तो इसके कारण का पता लगाया गया कि क्या कारण था। तो रिजल्ट निकाला ग्रिफिथ ने कि कोई तो पदार्थ था, जबकि यह आर स्ट्रेन नुकसान नहीं करता है, निमोनिया नहीं करता है, चूहा नहीं मरता है इससे, तो मर कैसे गया? तो जरूर कुछ था कि यह मरा हुआ, इस मरे हुए जीवाणु में कुछ ऐसा ज़रूर था जिससे जो है रैट क्या हो गया, किल हो गया, मर गया। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अब आप ही सोचो कि यहाँ से फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले उन्होंने एस स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट किया, चूहा मर गया, कुछ गड़बड़ था एस स्ट्रेन में। जब आर स्ट्रेन को डाला चूहा नहीं मरा, इसका मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन अब इन दोनों को स्टार्ट करिए। पहले वाले उठाई एस स्ट्रेन को क्या किया, उन्होंने 60 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया, जिससे उसका जो थोड़ा बहुत बैड इफेक्ट है वो नष्ट हो जाए। तो 60 डिग्री सेल्सियस पर जो है एस स्ट्रेन को लिया, जिससे अब उसे कहेंगे हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है। हीट किल्ड इस स्ट्रेन से जब माइस में डाला तो फिर चूहा नहीं मरा। अब की बार जब वो जीवित था, जब उसे गर्म नहीं किया गया तब चूहा मर गया था, लेकिन अब की बार क्या हुआ, नहीं मरा। तो इसका मतलब कुछ था उस बैक्टीरिया के अंदर जिसकी वजह से जब वो जीवित था तो मर गया, अब जो है नहीं मरा। बट अभी आगे वो भले हीट हो जाएगा, भले मर जाएगा, लेकिन फिर जब इसके साथ मिक्सअप किया जाएगा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के साथ मिक्सअप किया जाएगा, और जब इसके साथ उन्होंने इंजेक्ट किया फिर गड़बड़ रिजल्ट आ गया, फिर चूहा मर गया। मतलब क्या कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन में कुछ जरूर था ऐसा जो परहैप्स शायद मिलिया कि आर स्ट्रेन में एंट्री कर गया, कोई पदार्थ ऐसा था जिससे वो चूहा मर गया, ठीक है। इस तरह से इन्होंने ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया, परंतु वो क्या था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, वो कौन सा पदार्थ था जो आर स्ट्रेन में एस स्ट्रेन से एंट्री किया और चूहे को मार डाला, इसके बारे में ये नहीं बता पाए, ठीक है। तो चलिए फिर आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ था, ठीक।